लोकसभा चुनाव। हिमाचल में कांग्रेस टिकट के लिए 36 नेताओं ने किए आवेदन, शिमला से सबसे अधिक। हिमाचल प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट लेने के लिए 36 नेताओं ने आवेदन किए हैं। शिमला से सबसे अधिक 16, कांगड़ा से 13, हमीरपुर से 5 और मंडी से 2 नेताओं ने दावेदारी जताई है। अब आवेदनों की छंटनी कर चुनाव समिति को नाम भेजे जाएंगे। शॉर्टलिस्ट होने वाले नामों पर पार्टी सर्वे करेगी। इसके अलावा अलग से भी पार्टी प्रत्याशी की तलाश के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 9 से 15 फरवरी तक पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आवेदन आमंत्रित किए थे। हर आवेदनकर्ता से 10 हजार रुपए का शुल्क भी लिया गया है। कांग्रेस के किसी भी वर्तमान विधायक, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव और पूर्व सांसद ने टिकट के लिए आवेदन नहीं किया है। प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए गठित केंद्रीय वॉर रूम के अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमित पाल सिंह ने बताया कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आवेदन करने वालों में नूरपुर के नानक चंद कश्यप, जयसिंहपुर के संजय राणा, नगरोटा बगवां के सतीश कुमार, हटली सिहुंता के डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, पालमपुर के मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा, नूरपुर के सुदर्शन शर्मा, धर्मशाला के अश्वनी कुमार चौधरी, कांगड़ा के विनय शर्मा, धर्मशाला के विक्रम चौधरी, बैजनाथ से कुलदीप राणा, देहरा से डॉक्टर राजेश शर्मा, पालमपुर से के कटोच और कांगड़ा से नागेश्वर मंकोटिया ने पार्टी टिकट के लिए आवेदन किया है। मंडी संसदीय क्षेत्र, जोगिंद्रनगर के ज्ञानचंद ठाकुर और किन्नौर जिला के भावांगर से विजेंद्र नेगी ने पार्टी टिकट का आवेदन किया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र, लेफ्टिनेंट कर्नल DS पटियाल, घुमारवीं के जोगिंद्र सिंह, बिलासपुर के सबरदीन और भोरंज के रामचंद्र पठानिया व कैप्टन अतुल शर्मा ने आवेदन किया है। शिमला संसदीय क्षेत्र, शिमला ग्रामीण से पूर्व विधायक सोहन लाल, ठियोग से सुरेंद्र सिंह बनोल्टा, चौपाल से यशपाल तनाइक, ठियोग से मोहन लाल बनोल्टा, मशोबरा से डॉक्टर अश्वनी कुमार, कोटखाई से मेघराज धांगटा, नाहन से गुरदयाल सिंह पंवर, बद्दी से एडवोकेट राम कुमार, शिमला ग्रामीण से धर्मिला हरनोट, पच्छाद से डॉक्टर पंकज मुसाफिर, जुब्बल से कौशल मुंगटा, रोहरू से सोहन लाल जिल्टा, पझौता राजगढ़ से बीरेंद्र जाल्टा, ठियोग से बुद्धि राम जस्टा, शिमला से अमित नंदा और चौपाल से प्रेम डोगरा ने पार्टी टिकट के लिए आवेदन किया। दवाट महादेव मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण, यात्री निवास भी बनेगा। चंबा जिले में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देकर बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग ने कदमताल शुरू कर दी है। ऐतिहासिक दवाट महादेव मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्री निवास का निर्माण करवाने की भी योजना है। इससे लिए बाकायदा पंचायत के पास जमीन उपलब्ध है। आने वाले समय में ऐतिहासिक दवाट महादेव मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शनों के साथ रात्रि ठहराव की सुविधा भी मिलेगी। जिला पर्यटन विभाग ने इसके लिए 80 लाख रुपए का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए पर्यटन निदेशालय को भेजा है। चंबा शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर सिरकुंड पंचायत के दवाट नामक स्थान पर बना शिव मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान बनाया था। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव हिमालय के इस भाग में आए थे। उन्होंने इस इलाके में कई मंदिरों का निर्माण किया था। बताया जाता है कि यह मंदिर एक रात में ही तैयार किया गया था। मंदिर को बनाने में इस्तेमाल किया गया पत्थर शिकरीधार नामक स्थान से लाया गया था। इस मंदिर में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। अब पर्यटन विभाग ने दवाट मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाकर पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। विभाग 40 लाख रुपए खर्च कर रास्ते का निर्माण, बेंच, रंग-बिरंगी लाइटों समेत अन्य कार्य करवाएगा। 40 लाख से पंचायत में यात्री निवास बनाने की भी योजना है। विभाग ने 80 लाख रुपए का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए निदेशालय भेजा है। जिला पर्यटन अधिकारी राजीव मिश्रा ने बताया कि धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार कर पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से 80 लाख रुपए का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए निदेशालय भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में ICU सुविधा नहीं, टांडा रेफर करने पड़ते हैं मरीज। आकांक्षी जिला चंबा के मेडिकल कॉलेज में अभी तक ICU की सुविधा नहीं मिल पाई है।
मरीजों को टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा या IGMC शिमला रेफर किया जा रहा है। चंबा की 6.25 लाख आबादी ICU सुविधा के लिए दूसरे जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों पर निर्भर है। चंबा में मेडिकल कॉलेज शुरू हुए 5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ICU की सुविधा नहीं मिल पाई है। गंभीर हालत में यहां से रेफर किए जाने वाले मरीज कई बार टांडा पहुंचने से पहले बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मेडिकल कॉलेज चंबा में ICU के मुद्दे को लेकर हालांकि भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक ने पिछले विधानसभा सत्र में आवाज उठाई थी। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से रिकॉर्ड भी मांगा था, लेकिन सत्र खत्म होने के बाद इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। चंबा जिले की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य जिलों से काफी विपरीत हैं। जिले में आए दिन वाहन या अन्य दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हादसों में घायल होने वाले लोगों को कई बार ICU की जरूरत पड़ती है। ऐसे हालातों में मेडिकल कॉलेज से मरीज को टांडा रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में गंभीर हालत में कई बार मरीज टांडा पहुंचने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मेडिकल कॉलेज चंबा के प्रवक्ता डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि सरोल में मेडिकल कॉलेज का नया भवन बन रहा है। इस भवन के चालू होने पर मरीजों को ICU की सुविधा भी मिलेगी। सरोल में ICU जैसी सुविधा वाला क्रिटिकल केयर यूनिट का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने अलग से बजट का प्रावधान किया है। बोलना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुना गया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ तमाम नेतृत्व का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, हमारे जयराम जी, हमारे बिंदल साहब का और तमाम इनके नेतृत्व का कि जिसने मेरे को इसका काबिल समझा, योग्य समझा। और मैं उम्मीदवार हूँ, जैसे आपने कहा सोचा, तो उम्मीदवार जो है हमारी लड़ाई जीतने के लिए होती है और ये भी जीतने के लिए लड़ाई है। हम कम हो बट ज़्यादा हो वो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सुक्खू सरकार का आज ये हाल है कि सारे पीड़ित हैं, उनके भी और आप लोग भी, तो जितने पीड़ित हैं वो अपने अंतरात्मा के मुताबिक वोट करें तो अच्छी बात है। सर किन किन पीड़ितों से संपर्क हो गया आपका? संपर्क तो मेरा सबसे है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। सर आपको उतारने की वजह कांग्रेस से आपकी पुरानी करीबियां भी मानी जा रही है क्या? अब ये तो ऐसी बात नहीं है कि भी मैं तो इलेक्शन से पहले आ गया था बीजेपी। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज चंबा में C2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिड डे मील वर्कर और आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उनके द्वारा पूरे चंबा शहर में रैली निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिजली बोर्ड के निजीकरण के खिलाफ नारेबाजी की गई। स्थायी रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा, स्थायी रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। होश में आओ, होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मिड डे मील वर्कर को 10,000 वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। मिड डे मील वर्कर को 10,000
पूरे देश के अंदर देशव्यापी हड़ताल हो रही है, जिसमें ट्रेड यूनियन जितनी भी ट्रेड यूनियन है बीएमएस को छोड़कर, और साथ भी जो किसान संयुक्त मोर्चा है उनका पूरे देश के अंदर आज हड़ताल है। हड़ताल के जो मुख्य मुद्दे वो है ये है कि अभी केंद्र के अंदर जो भाजपा सत्ता में है वो लंबे टाइम से, जो 2014 जब से सत्ता में आई है तब से मजदूरों, किसानों, जो आम जनता है उनके ऊपर लगातार हमले कर रही है। वो हमले इस एवज में है कि जो मजदूर है, मजदूरों के जो लेबर कानून थे, जो श्रम कानून थे, उनको तोड़ मरोड़ कर, उनको बदल कर और एक गुलाम मजदूर बनाने के लिए लेबर कोड के अंदर जो है समाहित कर दिया गया है। और उसी के साथ जो किसानों के खिलाफ जो अभी 3 काले कृषि कानून आए थे, वो जो 3 बड़े काले कृषि कानून थे जिसके खिलाफ किसान आज भी लड़ाई लड़ रहा है, अपने एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है, तो पूरे देश के अंदर आज ये हड़ताल हो रही है। आज जो मनरेगा का मजदूर है वो सड़कों पर है, और वो मनरेगा का मजदूर बोल रहा है कि जो मनरेगा के अंदर 100 दिन का जो रोजगार का वायदा किया गया था उसको जो है पूरा नहीं कर रही है सरकारें। हिमाचल प्रदेश के अंदर 120 दिन का वायदा किया गया था। सेंटर से लगातार मनरेगा के बजट के अंदर जो कटौती की जा रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो कुछ एक रोजगार के अवसर मिलते थे, आम जनता को मिलते थे, उसके अंदर जो है कटौती की जा रही है। उसी के साथ जो स्कीम्स वर्कर है, मिड डे मील है, आंगनवाड़ी है, आशा है, उनके बजट के अंदर भी लगातार जो कटौती की जा रही है। और बड़ी कंपनियां जो है मिड डे मील और आंगनवाड़ी और आशा के अंदर जो है आने की कोशिश कर रही हैं, सरकारें उनको इनवाइट कर रही हैं कि ये जो योजनाएं, सरकारों की जो सरकारी योजनाएं हैं उनको जो है निजीकरण किया जाए, उनको प्राइवेट किया जाए। और इसी के साथ साथ जो निर्माण के अंदर मजदूर है, निर्माण के अंदर जो मजदूर है वो भी आज जो है परेशान है। श्रमिक कल्याण बोर्ड से जो है जो उनको मिलने वाले लाभ हैं वो भी आज के टाइम के अंदर नहीं मिल रहे। महंगाई की मार आम जनता पर है। आप देखिए कि मिड डे मील वर्कर को सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये जो है मानदेय मिलता है। तो आज के समय के अंदर जो 4,000 रुपये जो है से किसी का जो गुजारा होता नहीं है, ना ही होने वाला है। और महंगाई इतने चरम पर है, दालों की हालत ख़राब है, आपका सब्जी अपने ऊँचे दाम पर, पेट्रोल डीजल हर जगह इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आमदनी के कोई साधन नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार 2 करोड़ हर प्रति वर्ष जो है रोजगार के वायदे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन आज वो वायदे सारे झूठ है। आज सारा मुद्दा जो है हिंदू मुस्लिम हो गया है पूरे देश के अंदर, और आम जनता का, आम मजदूर किसान का कोई मुद्दा जो आज के समय के अंदर जो चर्चा में नहीं है, और ना ही ये केंद्र सरकार जो है लाना चाहती है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। पूरे 45 साल के अंदर, पीछे लास्ट 45 सालों के अंदर आज बेरोजगारी अपने चरम पर है। तो इन सभी चीज़ों के खिलाफ पूरे देश के अंदर आम जनता जो है परेशान है, रोष में है। इस महंगाई, बेरोजगारी और ये जो श्रम कानूनों का जो तोड़ा जा रहा है। आज ट्रांसपोर्टर जो वर्कर्स है वो हड़तालों पर है। मतलब कोई भी जो है देश का ऐसा सेक्शन नहीं बचा है जो आज सड़कों पर नहीं है। और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आज जो है नई तरह की स्कीमें जो है सरकार ला रही है कि रोजगार के नए अवसर होंगे। उसमें जो आपका मल्टीटास्क वर्कर नाम से बेवकूफ़ बनाया जा रहा, लोगों का आउटसोर्स के नाम पे जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फिक्स टर्म पर जो लोग रखे जा रहे हैं, कोई नियमित रोजगार किसी भी तरह का जो है पूरे देश के अंदर नहीं मिल रहा है। और केंद्र की सरकार लगातार रोजगार के अंदर भी कटौती कर रही है। तो इन सभी चीज़ों के खिलाफ अगर पूरे देश के अंदर हड़ताल है, किसान भी जो है हड़तालों पर है, मजदूर, सभी ट्रेड यूनियन जो है हड़ताल पर है। तो ये केंद्र के अंदर जो सत्ता के अंदर विराजमान ये जो सरकार है, जो जनता को जो है लगातार ध्रुवीकरण कर रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है, जनता के मुद्दों को जो नकार रही है, मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द जो है पूरा 2024 का भी चुनाव करना चाहती है। तो उनको हम ये चेताना चाहते हैं कि ये इस तरह की जो हरकतें जो हमारे देश के अंदर, एक सेकुलर देश है जो है, इसके अंदर जो मजदूरों का जो मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है, जो आम जनता का मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, वो प्राथमिकता होगा। और उसी के आधार पर 2024 के आने वाले टाइम के अंदर जो चुनाव जो मजदूर, किसान और आम जनता जो लड़ेगी। ये जो भटकाव का रास्ता जो नरेंद्र मोदी सरकार लगातार इख्तियार कर रही है, ये भटकाव का रास्ता हम लोग जो मानने वाले नहीं है। हमारे मुद्दे की बात होगी तब हम जो है किसी भी सरकार को आगे बढ़ने देंगे। अगर हमारे मुद्दों की बात, मजदूरों, किसानों के मुद्दे की बात नहीं होगी, तब हम जो है लगातार इसी तरह के प्रदर्शन जो है पूरे देश के अंदर करेंगे। और आज भी जो कर रहे हैं, और जिस तरह का किसान आंदोलन अभी दिल्ली के अंदर चला हुआ है, उसी तरह का आंदोलन जो है हम अपेक्षा करते हैं पूरे देश के अंदर हम लोग जो है करेंगे। ट्रेड यूनियन मोर्चों से भी हम लोग करेंगे। मिल के जो वर्कर हैं, हर घर के बच्चे इनके हाथ का पका हुआ खाना खाते हैं। ये हर घर से जुड़े हुए लोग हैं। इनकी डिमांड जो है, मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर कारवत प्रार्थना करता हूं कि इनकी जो ज़रूरतें उनको पूरी किया जाए। राजा के घर में राजा के बच्चों का खाना बनाते थे लोग। जब उनको कोई प्रॉब्लम आती थी तो बच्चों के साथ कहते थे, अरे भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, तो बच्चे भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कल को ऐसा ना हो। मेरे कानों ने सुना है कि मिड डे मील के वर्कर जो हैं,
इनको बच्चों ने बोला है कि आंटी जी जाओ, अगर आपकी सुनाई नहीं होगी तो हम भूख हड़ताल पर हम बैठेंगे, हम आपके साथ हैं, आपके हाथ में पका हुआ खाना हम खाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, किसी पार्टी को कुछ नहीं कहता हूँ। पार्टी सब हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान हमारा घर है, हम एक घर में रहने वाले हैं। पार्टी हमारा हिंदुस्तान जो है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन गरीब लोगों का काम होना चाहिए, जो बेसहारे लोग हैं इनका काम होना चाहिए। 4000 से मान्यवर महोदय जी, 4000 से क्या गुजारा होता है? कोई गुजारा नहीं होता है। 4000 कोई भी मायना नहीं रखती है तनख्वाह के, 4000 मायना रखती है तनख्वाह। आज हर चीज़ का मैं क्या बताऊं, आपको खुद पता है। सब्जियों के भाव का पता है, दालों के भाव का पता है, घी के भाव का पता है, तेल के घी भाव का पता है, हर चीज़ का पता है। पेट्रोल गाड़ी के किराए का आपको पता है, खुद ही तो आप तय करते हैं इन चीज़ों को, हम क्या बताएं आपको। लेकिन मान्यवर महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि जितने में भी हो सकता है इतने में करो, और इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मत दो। यहाँ आप अभी आपके हाथ में काम है, आप रोक सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ने वाला टाइम आया तो बड़ी लंबी लड़ाई हो जाएगी। ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम इन लोगों के साथ हैं, हम इन लोगों के साथ रहेंगे और इन लोगों के साथ हैं। मान्यवर महोदय जी से, अपने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जी से, मुख्यमंत्री जी से, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप जी हैं, सबसे मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो आने वाला विषय जो है, ये लोग जो जिस चीज़ के लिए खड़े हैं उस चीज़ को आपके हाथ में अभी रोकने का कंट्रोल कीजिए। हम लोग सभी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उसी के साथ अपना समर्थन देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमने सरकार से अपनी बहुत सारी मांगें रखी थी, जिस पर सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। एक सरकार आई, हमने बदल के दूसरी लाई, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम तो आंगनवाड़ी वर्कर एक ऐसी दो तरफ के केंद्र से अगर हम यहाँ से मांगे तो कहते हैं आपकी हमारे जो दो तरफ से वो चलती है ना, उसकी तरफ से मिलती है सैलरी, इसलिए कहते हैं आपकी मांगे उधर से मोदी पूरी नहीं कर रहा है, इधर से हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए ना कोई अवकाश होता है, ना मेडिकल वो सुविधा होती है। हमने अपने सरकार से, जो हम के कोर्ट में केस जीत भी चुके हैं, जो कि रिटायरमेंट के बाद वर्करों को पैसा मिलना था 2022 में अगस्त महीने में, जबकि उसका पूरी नोटिफिकेशन हमें सरकार के थ्रू गुजरात के टाइम में जब वर्करों ने केस जीता था उसमें हमें उसकी डिटेल मिल चुकी है, लेकिन आज तक हमारे सरकार ने बिल्कुल सुनाई नहीं की है। इसीलिए हमने आज सभी ट्रेड यूनियन के साथ, चाहे उसमें कोई भी है, मजदूर वर्ग हो, आशा वर्कर है, जो मिड डे मील वाली वर्करें हैं, जो सभी वर्कर, जो जितना भी हमारा मजदूर है, उनके साथ हमने सभी ने आज ये रखा है कि हमने 16 तारीख की हड़ताल में अपना समर्थन देना है। और जो आने वाले समय में जो सरकार जो भी चुन के भी आएगी या वो होगा, उसको ये बता सकते हैं कि ग्राउंड से अगर वो आपको ऊपर बिठा भी सकते हैं तो नीचे ला भी सकते हैं। इस करके आज हमने सभी ने पूरे देश व्यापारी हड़ताल में आंगनवाड़ी की सभी आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन ने अपना समर्थन दिया है। काफ़ी लंबे समय से हमारी वर्करें, हमारा और भी बहुत सारी मांगे दी थी, उस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और धीरे धीरे करके हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिए, इसकी वजह से जो आंगनवाड़ी वर्करें हैं, खास करके जो हमारी हेल्परें हैं, धीरे से उनको निकालने का पूरा प्रावधान कर चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बजट में कटौती कर दी थी। जब बजट में कटौती हो गई तो अब जो गर्भवती धात्री और किशोरियों को जो हमारा पोषाहार जाता था, उसमें भी कई चीज़ें जो पीछे से आना बंद हो गई और कहा कि ये जो है कि शायद अब आगे नहीं मिलेगा। जब अगर हमारा वो जो हम पोषाहार वितरित करते थे गर्भवती धात्री और किशोरियों के लिए, जब हम वही नहीं देंगे तो हमारा तो फील्ड में कोई काम ही नहीं रहेगा। और इसमें जो है वर्करें हैं जो इतने दैनिक स्थिति में अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ज़्यादातर तो ऐसी फैमिली से रखा जाता है उनको जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही कमज़ोर होती है, तो वो आगे अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी या क्या करेंगी वो, या अपने घर में उनके बुजुर्ग लोग भी है, उनका पालन पोषण कैसे करेंगे। हम लोग फील्ड में जाते हैं, हम लोगों को ज़्यादा अनुभव है कि जो हमारा निचला स्तर है वहाँ पे क्या उनके हालात है, ये तो सब मजदूर वर्ग ही जानता होगा कि कैसे करता है। उसी में हम भी आते हैं, इसी करके मैं ज़्यादा ना बोलते हुए और भी ट्रेड यूनियन है वो बारी बारी अपना पक्ष रखेंगे। इसी के साथ में और क्याड़ी ब्लॉक से हूँ, मैं मिड डे मील वर्कर हूँ और मैं 20 सालों से मिड डे मील वर्कर में काम कर रही हूँ। हमारा जो वेतन है
सिर्फ 4000 है। जब हम शुरू से में लगे थे तो 200 रुपये मिलता था, अब 200 से आप देखो कहाँ पहुँचे हम, सिर्फ 4000 तक। 4000 में ये सब हमारी बहनें और भाई सभी मिड डे मील वर्कर में लगे हुए हैं, इनका गुजारा नहीं हो रहा है। और ऊपर से हमें स्कूल में टाइम से पहुंचना होता है 10 बजे और 3 बजे जाना होता है। और उसके बाद हमारे जो कहीं पर मजदूर काम भी नहीं कर सकते, जो ये हमारे भाई हैं ना, ये कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं। और मिड डे मील का सरकार से मेरी यही अनुरोध है कि हमारा जो वेतन है उसे बढ़ाया जाए और 20 सालों से 4000 तक पहुँची है सरकार, और कोई नीति भी नहीं है। और 25 कुछ स्कूलों में तो 8-8 बच्चे रह गए हैं और बोलते हैं कि जहाँ 2 हैं उनको एक या 2 एक को निकाला जाएगा तो वो घर में जाकर क्या करेगी बेचारी। इस शर्त को हटाया जाए और हमारे वेतन को बढ़ाया जाए, कम से कम 10,000 तक तो होना चाहिए ना 20 सालों से। अगर हर साल और हमें 10 महीने की सैलरी मिलती है और 12 महीनों का सैलरी वेतन दिया जाए। सरकार से हमें अनुरोध है, हमें नहीं है कि सरकार कांग्रेस है या जनता है, कोई भी हो, हमारा वेतन बढ़ाया जाए। हम अपने मेहनत का ले मांग रहे हैं, किसी के चोरी के हक किसी का छीन नहीं रहे। मेरी सभी बहनों और भाई देखो, आज हम सभी यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं, सभी को घर में काम है, सभी मजदूर कमा कर ही शाम को खाता है और हमें 3-3, 4-4 महीनों का वेतन ही नहीं डालते हैं। क्योंकि काम में ना जो टीचर है जिसकी 80 या 90,000 रुपये पे है, उनको तो हर महीने 28-30 को पड़ जाती है और हमारा देखो तो 3-4 महीने का पड़ ही नहीं रहा है। हाँ, जब हमने अपने टीचर को पूछना तो बोलते पड़ जाएगा, क्योंकि वो खाना तो खा जाती है दिन को, ऐसे बोलते पड़ जाएगा, अभी नहीं पड़ेगा, अगले महीने पड़ेगा, ऐसे बोलते बस। और इस तरह लगातार 6 महीनों से मुख्यमंत्री सुखराम जी ने हमें 500 रुपये दिया था पिछले अप्रैल महीने में, और अब देखो ना वो अभी तक दिसंबर तक मिला ही नहीं। बोलते मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, अगले मंथ मिलेगा, ऐसे बोलते हैं। 17 साल में सेवाएं देते हो गए आप लोग, क्या फिर भी पक्का नहीं। अगले हम 2005 से लगे हुए हैं। महाविद्यालय चंबा में 2 दिवसीय 56वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज 16 फरवरी को पुलिस ग्राउंड बारगा में किया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन के शुभारंभ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव रहे। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य विद्यासागर शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि बतौर मुख्य अतिथि एसपी चंबा हमारे बीच है। उन्होंने कहा कि वर्ष भर की गतिविधियों में खेलकूद प्रतियोगिता का मुख्य स्थान रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ हमारे विद्यार्थी खेलकूद प्रतियोगिता में भी बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं और उसी का नमूना आज यहाँ देखने को मिलेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एसपी चंबा अभिषेक यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि जैसे शिक्षा का महत्व है, वैसे ही खेलों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेलों से हमारे जीवन में अनुशासन और सहनशीलता आती है। विजेताओं को चंबा श्री अभिषेक यादव जी सम्मान। 56th College Annual Athletic Meet 2024 open. All the competitors, I promise that we shall take part in College 56th Annual Athletic Meet 2023-24, respecting and abiding by the rules of athletics, committing ourselves to athletics without doping and without drugs, with the true spirit of sportsmanship for the glory of athletics and honor of our athletes and our college. जय हिंद, जय भारत। यहाँ उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति
स्टाफ, पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स और मीडिया से उपस्थित मेरे मित्र, मैं आप सभी का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे महाविद्यालय के वार्षिक खेलकूद इवेंट में यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खेलकूद ना सिर्फ हमारी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे बढ़कर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स से हम फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग भी सीखते हैं। हम ये भी सीखते हैं कि हार के बाद हमें कैसा व्यवहार करना है और ये भी सीखते हैं कि जीतने के बाद हमें कैसा व्यवहार करना है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि हम हार रहे हैं किसी इवेंट में या जीत रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, हम अपना प्रयास पूरी लगन और मेहनत के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि हमें एक टीम के साथ कैसे काम करना है। जो टीम स्पिरिट है शायद आपको किसी बुक से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या खेलकूद के इवेंट आपको सिखाते हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप जो ये खेलकूद का वार्षिक महोत्सव कर रहे हो वो पूर्णतः सफल हो और आप सबने मुझे बुलाया, फिर से इसका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकीय महाविद्यालय चंबा की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे चंबा के एसपी जो है श्री अभिषेक यादव जी, उन्होंने शिरकत की है और अपना आशीर्वचन दिया बच्चों को और बहुत प्रोत्साहित किया खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए और शारीरिक शिक्षा के ऊपर अपना वक्तव्य उन्होंने दिया। तो इस तरह के आयोजन महाविद्यालय हमेशा से करता रहा है और इस आयोजन के साथ साथ ही आगे एनुअल फंक्शन की भी तैयारियां शुरू हो जानी है। तो इस प्रतियोगिताओं में जो भी भाग ले रहे हैं बच्चे, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उनको एनुअल फंक्शन में पारितोषिक वितरण में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो अंतर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होता है, उनको भी आगे पारितोषिक वितरण में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो ये प्रतियोगिताएँ हम बच्चों को प्रोत्साहन के लिए और बच्चों की जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत करवाते हैं। और जैसे कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भी आज किया था कि प्रतियोगिता होने से बच्चे अपनी शारीरिक शिक्षा और शारीरिक दृष्टिकोण से कार्य करते हैं और नशे से दूर रहने का जो उन्होंने एक जो बच्चों को जो